इससे पहले आपको करा दिए गवर्नमेंट के अंतर्गत। एक तो हमने आपको जो करा दिया था अब तक, एक तो हमने आपको कराया था लोकल गवर्नमेंट वाला कराया था। सबसे पहले आपने वो टॉपिक देख लिया होगा, लोकल गवर्नमेंट, यानी इसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय सरकार और उसका प्रशासन। एक तो ये हमने करा दिया था। उसके बाद फिर हमने आपको जो दूसरा टॉपिक कराया था वो हमने आपको कराया था स्टेट गवर्नमेंट कराया था, यानी वो हमने आपको कराया था राज्य सरकार टॉपिक कराया था, राज्य सरकार। तो एक तो हमने आपको लोकल गवर्नमेंट वाला टॉपिक अब तक पढ़ा दिया था और स्टेट गवर्नमेंट वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ा दिया था। और आज जो है आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है हमारा केंद्र सरकार, यानी आज हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में भैया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं, केंद्रीय स्तर पे सरकार, राज्य स्तर पे सरकार और लोकल स्तर पे सरकार। और इसी व्यवस्था को हमने आपको कहा था, इसी व्यवस्था को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, इसी व्यवस्था को हम लोग संघवाद कहते हैं। इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं भैया? इसी व्यवस्था को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, संघवाद कहते हैं। तो संघवाद में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारों का बात किया जाता है। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं केंद्र सरकार के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट में हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र सरकार यानी जो दिल्ली में है, यानी जो दिल्ली की सरकार है। दिल्ली में क्या है? संसद भवन है, तो दिल्ली में ही तो संसद भवन में ही तो सरकार होती है, तो यानी हमें संसद भवन के बारे में भी पढ़ना है। इससे पहले मैंने आपको जो स्टेट गवर्नमेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था, आपको उससे काफ़ी भलीभांति आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एप्लीकेशन पर आप पहले उस क्लास को देख लीजिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा अनुमान लग जाएगा। तो हम जब केंद्र के बारे में बात करते हैं, दिल्ली के बारे में बात करते हैं, तो हम दिल्ली की संसद के बारे में बात करेंगे। संसद भवन में ही तो सारी चीजें चलती हैं। तो आपको इतना थोड़ा करंट से अपडेट कर दे रहा हूं, हालांकि एनसीईआरटी का ये आपका सिलेबस नहीं है आपकी सीटेट के लिए, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जरूरी है कि पहले आपकी ओल्ड आपकी क्या थी भैया? ओल्ड यानी पुरानी संसद थी, है ना। पहले क्या थी? ये आपकी पुरानी संसद है जिसमें पहले सारी चीजें चला करती थी। अब आपकी क्या होगी? ध्यान रखना भैया, अब आपकी नई संसद है। अब आपकी क्या ध्यान रखना? अब आपकी ये नई संसद है। अब आपकी क्या है? नई संसद है। तो अभी 2 संसद हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 2 संसद हो जाएंगी, नई संसद और पुरानी संसद। तो अभी 2023 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और वो नई संसद में अब सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो पुरानी संसद का आकार कैसा है? गोलाकार है। और ये नई संसद का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है और इसमें 3 दरवाजे हैं। त्रिभुजाकार है और इसमें कितने भैया? 3 दरवाजे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इनके बारे में भी मैं कुछ बातें आपको पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा और आपको जानकारी भी आपकी बढ़ेगी, याद रखना। तो जैसे सबसे पहले आप बात करिए, अगर हम बात करेंगे तो पुराना संसद भवन का अब आधिकारिक नाम बदल करके संविधान सदन कर दिया गया है। तो जैसे जो पुरानी संसद थी, ये क्या हमारी? ये हमारी पुरानी संसद भवन था। ये क्या था? हमारा संसद भवन था, पार्लियामेंट। तो संसद भवन था, तो इस संसद भवन का, क्योंकि अब तो नई संसद बन गई है, अब नई संसद बन गई तो पुरानी संसद का क्या करें? तो उसका नाम बदल के कर दिया गया संविधान सदन कर दिया गया है। इसका नाम बदल के कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन हाउस। क्यों? क्योंकि इसी सदन में तो संविधान बना था, इसी सदन में संविधान को लेकर सारी चर्चा परिचर्चा हुई थी जब 1946 में संविधान सभा बनी, हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, तो अब पुरानी संसद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? संविधान सदन कर दिया गया है। ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस, ब्रिटिश वास्तुकार थे एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किए गए इस भवन का निर्माण 12 फरवरी 1921 को शुरू हुआ और इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। तो डिजाइन बाई ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस एंड सर हर्बर्ट बेकर, कंस्ट्रक्शन बिगेन ऑन फरवरी 12, 1921 एंड इट वाज इनॉग्रेटेड ऑन 18 जनवरी 1927। तो तिथि आपको बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रख लीजिएगा कि 1921 में पुराना संसद भवन बना था, याद रखना। और पूर्व में प्रयुक्त नाम, इसको संसद भवन को पहले फॉर्मली यूज्ड नेम जो था, ध्यान रखना, इसको हाउस ऑफ पीपल्स कहते थे। इसमें 2 सदन होते हैं, ध्यान रखना भैया, लोकसभा और राज्यसभा। संसद में 2 ही सदन तो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन अंग्रेजों के काल में लोकसभा को कहते थे हाउस ऑफ द पीपल्स कहते थे, जैसे ब्रिटेन में चलता है। और इसी को राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते थे। क्या कहते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, राज्यों की परिषद कहते थे। इसको आधिकारिक तौर पे 1954 में
1954 में हिंदी नामों लोकसभा और राज्यसभा से प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी आज जो संसद में हम लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, उसको पहले लोकसभा को भारत में हाउस ऑफ द पीपल्स कहा जाता था और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। लेकिन आजादी के बाद 1956 में हमने इसको हाउस ऑफ पीपल्स को लोकसभा कह दिया और काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कह दिया, याद रखना। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा 1921 में पुरानी संसद भवन को बनाया और 1927 में इनॉग्रेट हो गया। अब इसका नाम बदल के संविधान सदन कर दिया गया है। ये पुरानी संसद जो है, ध्यान रखना, ये जो पुरानी संसद है, मैंने आपको बोला देखिए इस तरीके से गोलाकार बनी हुई है पुरानी संसद, याद रखना है ना। और इसका जो बनाने की जो प्रेरणा कहां से मिली थी, याद रखना, बेशक 1921 में याद रखना इसको बनाया गया है, बेशक 1921 में इसको बनाया गया है और ये ब्रिटिश वास्तुकार ने बनाई है। लेकिन याद रखना, मैं तभी तो कहता हूं कि अंग्रेजों ने भारत में कुछ नया काम नहीं किया, भारत से ही सीखा था। तो ये पुरानी संसद बनाने का जो इनको प्रेरणा मिली, जो इनको इंस्पिरेशन मिला था, वो मिला था जो गोलाकार इंस्पिरेशन है, गोलाकार स्तंभों वाली संरचना, 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश मितावली में। तो मध्य प्रदेश के मितावली में, तो मध्य प्रदेश के मितावली में आप देखोगे तो 64 योगिनी मंदिर है, 64 योग विद्या होती हैं, उनके आधार पर 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश में। वहां से प्रेरणा ली गई थी और उसके आधार पर संसद भवन उस समय पर बनाई गई थी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, पूर्व सर्वोच्च न्यायालय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट। अभी तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है दिल्ली में अलग है, सुप्रीम कोर्ट की एक अलग बिल्डिंग है। लेकिन हालांकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको न्यायपालिका पढ़ाऊंगा तो 1958 में अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित होने से पहले भारत का संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट था, भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, वो संसद भवन के भीतर प्रिंस चैम्बर में अपनी बैठकें आयोजित करता था। चैम्बर ऑफ प्रिंस बोलते थे इसी संसद भवन में, इसी पुरानी संसद भवन के भीतर एक चैम्बर ऑफ प्रिंस ऑफ चैम्बर्स होते थे, जहां पे ब्रिटेन के राजकुमार आके बैठते थे, तो इसके नाम पे इसको प्रिंस ऑफ चैम्बर कर दिया गया। वहां पहले सुप्रीम कोर्ट होता था, लेकिन बाद में 1958 में सुप्रीम कोर्ट के लिए अलग बिल्डिंग भी बन गई थी। यह सवाल आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी आपको पुरानी संसद भवन के बारे में हो गई। अब इसको हम संविधान सदन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नए के बारे में, याद रखना। तो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। यह नई दिल्ली के रफी मार्ग पर स्थित है, वहीं पर आसपास है, पुरानी संसद पीछे है और नया संसद उसी के आगे है, ध्यान रखना। इसके वास्तुकार कौन है, उसके वास्तुकार कौन थे, ध्यान रखना भी, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट थे, ध्यान रखना। इसके वास्तुकार हैं डॉक्टर बिमल पटेल, गुजरात के हैं, डॉक्टर बिमल पटेल हैं, इसके वास्तुकार हैं डॉक्टर बिमल पटेल, याद रखना। इसका आकार है त्रिभुजाकार, उसका आकार गोलाकार था। इसका क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। 4 मंजिला इमारत बनी हुई है जो नई संसद भवन है। मुख्य द्वार है इसके 3 द्वार है, नंबर 1 है ज्ञान द्वार, नंबर 2 है शक्ति द्वार और नंबर 3 है कर्म द्वार, है ना। तो ज्ञान, शक्ति और कर्म नामक 3 भव्य प्रवेश द्वार है इसके, पूरा पौराणिक रूप से अपने उसके आधार पर बनाई गई है। पुरानी संसद भवन में लोकसभा के लिए 545 सीटें थी, लेकिन अब रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। जैसे अब आपको पता है कि नया 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, नारी बंधन अधिनियम जो बना है, उसमें महिलाओं को भी अब लोकसभा में और 33% आरक्षण के बारे में बात किया गया, जिसको बढ़ाकर के 50% करने की बात की गई है। पर सीमन आयोग के बाद उसको लागू किया जाएगा। तो फिर अगर नए नए लोग आएंगे, महिलाओं का आरक्षण बढ़ेगा, महिलाएं संसद में बैठेंगी, तो उनके बैठने के लिए सीट होनी चाहिए। तो इसीलिए नई संसद भवन को बनाया गया था। तो अभी इसमें लोकसभा में 888 सीटें बैठने की व्यवस्था है, जो मोर की थीम पर आधारित है, मतलब उनको बनाने की स्टाइल है, पीकॉक थीम है। और राज्यसभा में 384 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में, पुरानी संसद में राज्यसभा में कितने भैया, तो वहां पे 245 के आसपास सीटें थी, यहां पे 384 है, जो कमल की थीम पर आधारित है, याद रखना। किसकी थीम पर आधारित है, कमल की थीम पर आधारित है। और संयुक्त सत्र में लोकसभा कक्ष में 1280 सांसदों के बैठने की व्यवस्था होती है। संयुक्त सदन जब होता है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होगी, तो अधिकतम 1280 सांसद इस नई संसद भवन में बैठ सकते हैं। इतनी व्यवस्था यहां पर की गई है, याद रखना भी, इतनी व्यवस्था यहां पर की गई है। यह व्यवस्था पुरानी संसद में नहीं थी, इसलिए नई संसद बनी है। इसलिए क्या है भैया,
नई संसद बनी है, याद रखना। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने आपको एक नई संसद और पुरानी संसद का एक कंपैरिजन करके बता दिया ताकि आपके दिमाग में आ जाए। तो पुरानी संसद को हो जाएगा संविधान सदन। अब हम नई संसद के बारे में बात कर रहे हैं, और नई संसद के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं, हम केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं, हमारा टॉपिक है केंद्र सरकार, तो जब भी हम केंद्र सरकार के बारे में बात करते हैं तो हम एक्चुअली संसद के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वी विल रीड अबाउट पार्लियामेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो केंद्र सरकार का मतलब है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है भैया, तो हमें संसद के बारे में ही पढ़ना है, याद रखना भैया। ठीक है, अच्छा, हम संसद का अध्ययन क्यों करना चाहिए, हम क्यों अध्ययन कर रहे हैं सर संसद का, हमें क्यों पढ़ने की जरूरत है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो उसका कारण ये ध्यान रखना भैया कि संसद में ही केंद्र की सरकार बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, ध्यान रखना। तो जो संसद है, ध्यान रखना, वो भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। इंडियन पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। पूरे देश में सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कहां पर है, देश के सबसे महत्वपूर्ण कानून कहां बनाए जाते हैं, संसद में तो बनाए जाते हैं। और संसद के 2 सदन हैं, ध्यान रखना। इट हैज 2 हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा को इंग्लिश में भी राज्यसभा लिखते हैं, लोकसभा को इंग्लिश में भी लोकसभा लिखते हैं, जो कि पहले लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल्स बोलते थे, राज्यसभा को और जो है काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे। 1956 में इनको हिंदी के नामों में रूपांतरित किया गया। तो इसलिए हमको देश की संसद पढ़ाई जाती है, क्योंकि देश के में जितने भी महत्वपूर्ण कानून बनते हैं वो सब यहीं पर बनते हैं। कैसे कानून बनते हैं इनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, संसद के 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के अंग 3 होते हैं, याद रखना। पहला अंग होता है जिसको हम कहते हैं लोकसभा, दूसरा अंग होता है जिसको हम कहते हैं राज्यसभा, तीसरा अंग होता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। तो अंग के तौर पर अगर देखा जाए तो 3 अंग हो जाएंगे, ध्यान रखना। लोकसभा पहला कौन सा हो जाएगा भैया, लोकसभा हो जाएगी, ध्यान रखना भैया। कौन सा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, लोकसभा, और दूसरा राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। सदन पूछे जाएंगे, 2 सदन हो जाएंगे। क्लियर है, एक बार यस सर लिख दीजिए कि हाँ सर ये बात यहां पे एकदम से क्रिस्टल क्लियर, ये चीज एकदम क्लियर हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो ये यार 3 अंग होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बात करें। अब लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, हमने पिछली क्लास में आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने बताया था कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं। उसके भी 2 सदन होते हैं सामान्यतः, विधानसभा और विधान परिषद। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए बनेंगे विधानसभा में, और एमएलसी बनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहां बनेंगे, विधान परिषद में। ठीक है, तो विधानसभा है ना, और विधान परिषद, वहां 2 होते हैं। चुनाव से कहां पर आएगा, विधानसभा में चुनाव होकर के सरकार अपनी बनाएंगे, और विधान परिषद अलग तरीके से उच्च सदन है। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पे संसद होगी, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो सरकार शब्द का हम जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट के बारे में बात करें, तो लोकसभा में ही गवर्नमेंट बनती है, लोकसभा ही चुनाव होते हैं, राज्यसभा का चुनाव नहीं होता है। राज्यसभा में नॉमिनेशन के माध्यम से लोग वहां पे जाते हैं, लोकसभा में चुनाव होता है, और लोकसभा में जब चुनाव होगा तो अलग अलग पार्टियों के द्वारा वहां पे चुनाव रखे जाएंगे। जिस भी पार्टी के पास बहुमत होगा, मेजॉरिटी होगी, वही सरकार बनाएगी। वही क्या बनाएगी भैया, सरकार बनाएगी। तो लोकसभा के बारे में बात करेंगे कि आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जनरली इलेक्शंस फॉर द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years। तो लोकसभा का चुनाव कितने समय के बाद होगा, तो लोकसभा का चुनाव 5 साल के बाद होता है। लोकसभा का चुनाव कब होगा, 5 साल के बाद होगा, याद रखना। अर्थात 5 वर्षों के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है, अर्थात 5 वर्षों के बाद यह स्वतः भंग हो जाती है। इसके प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। इसके प्रतिनिधियों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, जनता के द्वारा। इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर 5 years। इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पब्लिक। पब्लिक के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। पब्लिक के द्वारा क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं, ध्यान रखना, लोकसभा को। ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान रखना।
लोकसभा जो होता है, ध्यान रखना भैया, लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखना, इसी को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं। इसे हम लोग लोअर हाउसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग लोअर हाउसेस बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, ध्यान रखना भैया। इसको हम लोग जनता का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जनता का सदन बोलते हैं, ध्यान रखना भैया। पीपुल्स हाउस बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको, इसको पीपुल्स हाउस बोलते हैं, जनता का सदन बोलते हैं इसको। लोकसभा को याद रखना, क्योंकि जनता इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है। डायरेक्ट पार्टिसिपेट मतलब अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर भेजती है और वो इस तरीके से गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। राइट, समझ में आया, बहुत नॉर्मल सी बात, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया, आगे चलेंगे। तो 5 साल बाद होगा, तो सामान्यतः कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन कब तक, जब तक बहुमत है। बहुमत नहीं होगा तो फिर इलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा में चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद कहलाते हैं, एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एमपी। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड टू बी लोकसभा, दीज कैंडिडेट आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहते हैं, सांसद कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। जैसे हमने कहा कि ये भारत की जनसंख्या है, ये क्या है, ये भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या को राज्यों के आधार पर बांटा गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर बांट दिया। ऐसे हमने कैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर बांट दिया। तो हर राज्य में लोकसभा की सीटें हैं, हर एक राज्य से क्या भी, हर एक राज्य में लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं। लोकसभा की सीटें, जैसे सर्वाधिक लोकसभा की सीटें कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितनी, मैक्सिमम लोकसभा सीट इन उत्तर प्रदेश, देयर आर 80 लोकसभा सीट्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें जो मैक्सिमम है, सर्वाधिक है, ध्यान रखना। अच्छा, तो पूरे देश में लोकसभा की सीटों को बांटा गया है। तो अभी लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। कितनी एक्चुअल में, 552। तो 545 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो 7 सीट इसमें बची हैं, ये 7 सीट रिजर्व कर रखी हैं। किसके लिए रिजर्व है, पीओके वाले क्षेत्र के लिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र के लिए रिजर्व है, कि जब वो हमारा हिस्सा हो जाएगा तो 7 ये सीटें वहां पर दी जाएंगी। तो वर्तमान में कितनी है, बोलो, अरे बोलो हाँ कि ना, 545। देयर आर 545 लोकसभा सीट्स इन इंडिया, मतलब भारत में 545 लोकसभा सीटें। इन 545 लोकसभा सीट्स को स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैक्सिमम कहां पर है, 80 हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। राइट, अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके आधार पर किया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया वो किया गया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यानी जनता के आधार पे। किसके आधार पे भैया, जनता के आधार पे, पॉपुलेशन, जनता के आधार पे। भाई जहां जनता ज्यादा होगी वहां रिप्रेजेंटेटिव्स ज्यादा जाएंगे, जहां जनता कम होगी वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स कम होंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनता, जनसंख्या के आधार पे बिगेस्ट स्टेट कौन सा इंडिया का, तो आपका होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य। जब ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा लोग वहां पर रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, कम जनता है तो कम होगा। राइट, अच्छा, याद रखना कि पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था 1951-52 में, जिनको आम चुनाव कहते हैं, नॉर्मल इलेक्शन कहते हैं। द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड इन 1951-52। तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, 1951-52 में हुआ था, याद रखना। लोकसभा चुनावों के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होना चाहिए। निर्वाचित सांसदों में क्या होना चाहिए, बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इट मस्ट गेट मेजोरिटी अमॉन्ग द इलेक्टेड एमपीज। जितने भी इलेक्टेड एमपीज आ रहे हैं उनमें से हमको बहुमत होना चाहिए। जैसे अब मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम केंद्र में मान लें कि भाई 545 लोकसभा सीटें, इन पर हर एक पार्टी अपना उम्मीदवारों को उतारती है। जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद चुन करके आएंगे, कहां से चुन के आएंगे, जनता के बीच से चुन करके आएंगे, जनता के बीच से चुन के आएंगे, वही क्या बना लेंगे भैया, वही सरकार बना लेंगे। वही क्या बनाएंगे भैया, सरकार बनाएंगे। तो एक नॉर्मल सा बात समझिए, लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 81 में बताया गया लोकसभा में, याद रखना भैया। दूसरी बात ध्यान रखना भैया, अगर हम बात करेंगे यहां पर, तो
लोकसभा में कुल 552 सीट हो सकती हैं, अभी कितनी है 545 हैं, और ये 1971 पर जनगणना पर आधारित है। कुछ फैक्ट भी शामिल कर दिए आपके लिए। ये कौन सी जनगणना पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर आधारित है। अभी इनकी संख्या बढ़कर के लगभग 850 के आसपास होने वाली है, जो 2026 की फाइनल जनगणना का डेटा आने के बाद, परिसीमन आयोग लागू होने के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, वर्तमान में कितनी है? एट प्रेजेंट देयर आर 545 सीट्स इन विच 530 आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज एंड 2 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वर्तमान में 545 सीटें, जिनमें राज्यों में से 530 आती हैं तथा 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आती हैं तथा 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। इनको हम क्या कहते हैं भैया? एंग्लो इंडियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियंस कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं, आंग्ल भारतीय कहते हैं, ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन भी बना रहे, तो इसलिए आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता है। याद रखना, किसको नियुक्त किया जाता है? आंग्ल भारतीयों को नियुक्त किया जाता है। लेकिन याद रखना, अभी इसको जो हटा दिया गया, 104वां था आई थिंक, 104वां संविधान संशोधन करके इनको क्या कर दिया? आंग्ल भारतीयों की जो नॉमिनेशन था उसको क्या कर दिया है? कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। The member of the लोकसभा are directly elected by the people direct house। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं भैया? डायरेक्ट हाउसेस कहते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट हाउसेस कहते हैं। याद रखना, प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट हाउसेस कहते हैं। याद रखना भैया, क्लियर है भैया? अच्छी बात भैया। To become its member, one must have complete 25 years of age। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर में कई बार पूछ लिया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी साल पूरी होनी चाहिए? तो देयर आर मिनिमम एज टू इलेक्ट एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इज 25 ईयर्स। 25 साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। ध्यान रखना भी, कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। तो अब आप मुझे एक पॉइंट बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछ लूं कि ये बताइए कि, तो इसके आधार पर बताइए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए भैया? कमेंट करिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बोलो भैया, प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो याद रखना, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताओ भैया। बिल्कुल सही है, जो ये याद बता रही है 25, बिल्कुल सही है। 25 साल ही उम्र होनी चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी तो एक सांसद ही हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो कहां से सांसद है भैया? वो वाराणसी से सांसद है ना भैया। उनकी लोकसभा सीट क्या है? तो उनकी लोकसभा सीट वाराणसी है। वो वाराणसी से सांसद चुन करके आते हैं, ध्यान रखना। और वाराणसी से जब वो सांसद चुन करके आते हैं, वाराणसी से जब वो सांसद चुन करके आते हैं, याद रखना, तो वो वहां के सांसद हैं। तो हैं तो सांसद ही ना। तो सांसद बनने के लिए मिनिमम कितनी है? 25 साल आयु होनी चाहिए। याद रखना, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी अच्छा, तो मैंने आपको बताया था ना भी, मैंने आपको बताया था कि भैया अब वो उनको हटा दिया गया, तो बिल्कुल सही है वो। ध्यान रखना, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। द अपॉइंटमेंट ऑफ एंग्लो इंडियंस वाज एबोलिश्ड। अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया। आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया था? तो अनुच्छेद 331 के बारे में अंदर में बताया गया था। और इसको निरस्त करने के बाद SC ST की सीटों के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। SC ST की सीटों को, SC ST के लोगों को आरक्षण दिया गया लोकसभा में, तो उनके आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में। तो 2020 में 104वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 331 को निरस्त कर दिया गया और SC ST की सीटों को 2030 तक बढ़ा दिया गया। और SC ST की सीटों को 2030 तक बढ़ा दिया गया। याद रखना भैया। तो इसका मतलब लोकसभा में कुल 545 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब मेरी बात, एक चीजों को यहां पे समझिए, मैं इसको यहां पे नॉर्मली आपको समझाता हूं। अब कितनी सीटें भी है यहां पे, ऐसे नॉर्मल समझिए। अब 545 सीटें, 545 सीटें लोकसभा की। अब लोकसभा की 545 सीटें, और सरकार बनाने के लिए एक बात बताइए, मिनिमम आप जानते हो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था स्टेट गवर्नमेंट वाले में। सरकार बनाने के लिए ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या होना चाहिए भैया? 50% + 1 के बारे में बात की जाती है। ध्यान रखना, यानी इसमें कहा जाता है भैया कि आधे से अधिक सीटें होनी चाहिए।
आधे से अधिक सीटें, तो अगर आधे से अधिक सीटें अगर किसी के पास हैं तो वही क्या बना लेगा भैया, वही सरकार बना लेगा, वही क्या बनाएगा, सरकार। तो अगर हम बात करें भैया 545 में, तो 545 का अगर आधा करेंगे, ध्यान रखना, तो 545 का आधा कितना हो गया बताओ भैया। ठीक है, मोबाइल यूज कर लेते हैं, गणित हमारा बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो हमने कहा भैया 545 डिवाइड बाई 2, तो 272.5 होने चाहिए, 272.5। अब 272.5 यानी 0.5 का मतलब क्या है, क्योंकि आधा आदमी उठाना पड़ेगा नहीं, तो इसी को इक्वल हम मान लेते हैं 273 सीट। यानी जिस भी पार्टी के पास में लोकसभा में 273 सीट होंगी, अर्थात वो कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास में 273 एमपीज हैं, 273 सांसद हैं, तो वो क्या बनाएगी भैया, सरकार बना लेगी। तो वो क्या बना लेगी भैया, वो सरकार बना लेगी। ध्यान रखना, क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। सिंपल सी बात है भैया, क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। इसका मतलब सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए, तो यहां पे सीटें जो होनी चाहिए वो 273 होनी चाहिए। ध्यान रखना। अब यहां पे अगर आप देखोगे इन प्रेजेंट में, अगर आप देखोगे तो देयर आर 6 नेशनल पार्टीज। अभी कितनी भी है, 6 नेशनल पार्टी हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं। 6 हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी मतलब जो देश में चुनाव लड़ती हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो 6 राष्ट्रीय पार्टियों में जो मेजरली है, ध्यान रखना, जैसे बीजेपी पार्टी हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, ध्यान रखना, बीएसपी हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी हो जाएगी, आम आदमी पार्टी हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल वाली हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके अलावा राहुल गांधी वाली हो जाएगी, कांग्रेस हो जाएगी, ध्यान रखना। इसके अलावा सीपीआईएम हो जाएगी, जो मार्क्सवादी, ध्यान रखना, सीपीआईएम हो जाएगी इस तरीके से, और एक और कोई हो जाएगी, ध्यान रखना। मुझे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इतना में इंटरेस्ट लेता नहीं हूं, तो इतना इनको अब ऐसे मान लो। ठीक है, अब ये मान लेते हैं 4-5 पार्टीज हैं। अब कुछ ध्यान रखना, कुछ और लोकल पार्टीज हैं, कुछ और क्या ध्यान रखना भी है, कुछ लोकल पार्टीज भी हैं। तो ऐसे करके ये पार्टीज क्या करती है, चुनाव लड़ती हैं। ये पार्टीज क्या करती है, चुनाव लड़ती हैं। अब चुनाव लड़ेंगी तो जिस पार्टी के पास जितने विधायक हो जाएंगे वो सांसद हो जाएंगे, तो अपनी सरकार बना लेगी। जैसे अभी 18वीं लोकसभा चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा चुनाव हुए, 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुए। तो 18वीं जो लोकसभा इलेक्शन हुए 2024 में, तो 2024 में 18वीं लोकसभा इलेक्शन हुए थे। तो थोड़ा मैं आपको उनका डेटा बताता हूं। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा सीट जो ध्यान रखना हुई, उसमें ध्यान रखना भी है बीजेपी को कितना मिला, ध्यान रखना, तो उसमें बीजेपी को ध्यान रखना भी है 240 प्रॉपर, उसको कितना मिली, 240 मिली, ध्यान रखना भैया। 240 सांसद चुन करके आए बीजेपी के, ध्यान रखना। उसके अलावा बात करेंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने, ध्यान रखना, इसके 99 इसको सीट प्राप्त हुई, 99 मिली, ध्यान रखना। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी जब ये लड़ी, ध्यान रखना भी, तो समाजवादी पार्टी को कितना, एसपी को, तो इसको प्राप्त हुई, ध्यान रखना, 37 लोकसभा सीट, 37 लोकसभा सांसद बने इसके, ध्यान रखना। और इसके अलावा कुछ कुछ और चीजें प्राप्त हुई, ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो फिर अब कैसे, अब सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, 273 चाहिए। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए, ध्यान रखना, 273 चाहिए। और अगर 273 सरकार बनाने के लिए चाहिए, ध्यान रखना भैया, है ना। यहां पे एक डीएमके पार्टी भी है ना, डीएमके पार्टी, उसको प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना, 22। और यहां पे टीडीपी ये कौन सी पार्टी है पता नहीं, 16 यहां पे इसको प्राप्त होंगे। और जो जेडीयू, ये जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाली पार्टी, उसको 12 प्राप्त हुई। इस तरीके से टोटल और भी हो जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के। तो अगर हम बात करेंगे, ध्यान रखना भी है, तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 273। अब बीजेपी, पिछली बार तो बीजेपी को खूब भर के सीट मिली थी, और इस बार कहा गया था, इस बार नारा दिया गया था कि अब की बार 500 पार, अब की बार 500 पार, अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी ने लगाया था, लेकिन नारा हुआ ही नहीं, कुछ काम ही नहीं हुआ। तो फिर सरकार बनाने के लिए क्या काम किया गया, तो सरकार बनाने के लिए फिर उन्होंने क्या किया भैया, मेजोरिटी में गठबंधन किया। और गठबंधन किया, ध्यान रखना, तो गठबंधन में क्या है, इन्होंने 2 दल बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, ध्यान रखना भैया, दल बना, जैसे आपने कहा एक है एनडीए, एक है एनडीए, है ना, अलायंस बना रखे, एनडीए अलायंस बना रखा है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, तो एनडीए ने मिलकर के, ध्यान रखना भैया, एनडीए ने मिलकर के कितना जीती, ध्यान रखना भैया, तो एनडीए ने मिलकर के टोटल फिर सीट इनकी हो गई थी 312 सीटें जीती, 312 सीट एनडीए ने मिलकर के जीती, जिसमें बीजेपी की इतनी हो जाएंगी, ध्यान रखना। और फिर बीजेपी ने फिर बाकी की पार्टियों से क्या लिया भैया, अपना सपोर्ट ले लिया, और उसके आधार पर फिर उन्होंने पार्टी बनाई। यानी इस बार की जो पार्टी, इस बार की जो सरकार बनी है, इस बार की जो सरकार बनी है, वो कैसी सरकार है, वो गठबंधन की सरकार है। वो कैसी भैया, गठबंधन की सरकार है, ध्यान रखना भैया ना, कोलिशन गवर्नमेंट है। और क्योंकि भाई 2-3 पार्टियां मिलकर अपना कर
रही है, ध्यान रखना, तो उसके आधार पे हो गया, ध्यान रखना। तो जबकि इससे पिछली जो 17 भी लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें तो ध्यान रखना बीजेपी को भाई साहब खूब भर के वोट प्राप्त हुए थे, तो अकेली बीजेपी ने सरकार बना ली, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो इस बार बहुमत की सरकार नहीं है। तो समझ में आ गया टोटल मामला क्या भैया। अब मान लेते हैं कि जैसे कहीं पर भी हो, अब अगले चुनाव होंगे तो अगले चुनाव में भी इस तरीके से सरकार बनेगी, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। तो 545 निर्वाचित हैं, इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास 273 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब एक तो हो जाएगी सरकार जो गवर्नमेंट है, एक हो जाएंगे अपोजिशन में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मैंने भी आपको बता दिया था कि लोकसभा में सीटों का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा इज डन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ओके। एंड मैक्सिमम लोकसभा सीट्स आर इन उत्तर प्रदेश, देयर आर 80। सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहां पर हो जाएंगी, तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, याद रखना। क्लियर भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अब लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, रिजर्व की गई, तो अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है, ध्यान रखना, जो क्या भैया, जो शेड्यूल कास्ट है, ध्यान रखना भैया। तो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट आरक्षित हैं, 84 सीट आरक्षित है महिला पुरुष को मिला के। यानी लोकसभा में अभी अगर 545 सीटें, तो 545 में से 84 सीटों पर ध्यान रखना एससी के कैंडिडेट आने चाहिए। क्यों? हर किसी व्यक्ति के अपने हित अलग अलग हैं, अपने इंटरेस्ट अलग है, हर एक जाति का अपनी जाति के प्रति इंटरेस्ट है। तो पिछड़ी जाति, ये जिनको नीची जाति कहा जाता है, मैं तो नहीं मानता कि कोई भी जाति नीची है, कोई भी जाति ऊंची है, सब बराबर है। लेकिन अब संविधान ही कहता है कि नीची जाति ऊंची जाति, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना भैया। तो ध्यान रखना भैया, वहां पर क्या भैया, उनकी 84 सीटें होनी चाहिए, रिजर्व में, ध्यान रखना भैया 84 सीटें लोकसभा में। अनुसूचित जनजाति है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनमें 47 सीटें आरक्षित हैं, है ना, 47 सीटें आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की बात की जा रही है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है। 33% सीटें आरक्षण की बात की जा रही है, लगभग फाइनल हो गया है, बस उसको लागू करेंगे परसिमन आयोग के बाद। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इज बीइंग डिस्कस्ड बट अ फाइनल डिसीजन हैज नॉट येट बीन मेड, नहीं आया। क्यों? अभी बताता हूं आपको। लेकिन याद रखना, लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, तो एससी के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, 84 सीट आरक्षित हैं। कितनी? 84 सीट आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं, 47 सीट आरक्षित हैं टोटल में से। याद रखना, टोटल में से इतनी सीट्स होंगी, ठीक है। बताओ, कोई दिक्कत? कमेंट करिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हमने कहा कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं, तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। जैसे एक वो आजाद, कौन सी आजाद पार्टी बनाई है उसने, चंद्रशेखर आजाद रावण जो उसने बनाई है, तो वो एससी कैटेगरी से आता है, तो वो ज्यादातर दलित समाज के बारे में ही उठाता है, वो दलितों को लेकर के आवाज को उठाएगा। तो क्यों? क्योंकि उसका जो हित है, उसका जो इंटरेस्ट है, ध्यान रखना भैया, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस है, वो किसका है, इस कैटेगरी का है। तो वो लोकसभा में, केंद्र में, संसद में इसी के लिए तो आवाज उठाएगा, इसके लिए तो आवाज उठाएगा भैया। अच्छी बात है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीतें और संसद में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दलितों और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों को ज्यादा अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं। भाई, जो जिस कैटेगरी से आ रहा है वो ज्यादा उसके बारे में बता सकता है, ज्यादा इसके बारे में बता सकता है, ध्यान रखना भी, ठीक है। सर अभी मैं लाइव सही से नहीं देख सकती हूँ, क्या इसके लाइव का रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगा ना? बिल्कुल मिलेगा। जो क्लास लाइव हमारे एप्लीकेशन पर हो रही है वो आपको रिकॉर्ड फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। क्लास खत्म होने के 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिक वो रिकॉर्ड क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो when our interest and experience differ, a group of individual cannot speak out for the common goods. Keeping this in mind, some seats in parliament have been reserved for SC and ST. This has been done so that only Dalit and tribal candidate win from these constituencies. उन अपनी विधानसभाओं से वही जीत के आए, and they also have a fair share in the parliament. It is expected from him that he can raise the issues related to the lives
ऑफ दलित्स एंड ट्राइबल्स इन अ बेटर वे इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में वो अच्छे तरीके से उनको बता सकते हैं। इसलिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट से रिजर्व हो जाएंगी, याद रखना भी। ठीक है, अच्छी बात। मैंने कहा कि महिलाओं के लिए भी सीटों के रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बिल्कुल की जा रही है। इसे इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक अधिनियम आया था, 128वां संशोधन विधेयक बिल पेश हुआ था, 128 अमेंडमेंट बिल पेश हुआ था। तो बिल कौन सा है, ध्यान रखना। अभी संविधान में अगर मैं आपको बता दूं तो कितने बिल आ चुके हैं, तो 128 बिल आ चुके हैं। लेकिन जो बिल पारित हो गया, और पारित हो गया इसका मतलब वो लॉ बन गया, कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो ऐसे कितने? तो ऐसे 106 हैं। 106 अमेंडमेंट हुए हैं। 106 अमेंडमेंट, 2023 नहीं होगा, 2026 वाला होगा ना। तो ये 106वां कब हुआ था? 2023 नहीं, 2024-25 के आसपास रहा होगा। देख लेता हूं एक बार, डेट तो कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 106 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा सितंबर में आया था, तो तभी से ले लिया। ठीक है। मैंडेट 33% रिजर्व वुमेन ऑफ द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो 106वां जो संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है, वो अभी तक कितने अधिनियम हो गए संशोधन हो चुके हैं? 106 हो चुके हैं। बिल कौन सा था? इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। दिस इज कॉल्ड नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया इसमें कहा गया कि जी लोकसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभा हो, चाहे दिल्ली विधानसभा हो, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है, में महिलाओं के लिए 1/3 33% सीटें आरक्षित करना है, ताकि भैया लोकसभा, राज्यसभा, संसद वहां पे महिलाएं अधिक से अधिक पहुंचे। वहां पर क्या हो जाए, ध्यान रखना भैया, महिलाओं का भी वहां पर क्या हो भैया, महिलाओं का भी भैया वहां पे आना जाना बना रहे, ताकि वो चीजों को समझें। रिजर्व 1/3 of the seats in Lok Sabha, state legislative assemblies and the Delhi legislative assemblies for women। मतलब ये केवल नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल लोकसभा में नहीं, राज्यों की विधानसभाओं में और केंद्र यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं में भी होती है। याद रखना, इसमें महिलाओं की 1/3 सीटों को आरक्षण की बात की गई है। सॉरी, 33% सीटों के आरक्षण की बात की गई है। कोई दिक्कत? थैंक यू सर, क्योंकि जब तक शुरू से नहीं देखूंगी तब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, आराम से शुरू से देख लीजिएगा। ठीक है भैया। SST भाई अनुपम सर, थैंक यू जी, कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहिए एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो एप्लीकेशन में मजेदार तरीके से क्लास पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अब आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, आपको एहसास हो रहा है कि केवल आपने ये कोर्स 199 रुपए में खरीदा होगा, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने तो शुरुआत में ये कोर्स 149 रुपए में खरीदा होगा। तो अब आपको एहसास हो रहा है कि केवल 199, मतलब शुरुआत में जिन बच्चों ने खरीदा उन्होंने तो 149 में खरीदा था जब मैंने डिस्काउंट दिया था शुरुआत में। अब ये कोर्स कितने का? 199 रुपए का है। तो 199 रुपए में जिन बच्चों ने खरीदा, आपको लग रहा है कि 199 रुपए में कितना बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिला है, कितनी बेहतरीन चीजें आपको पढ़ने को मिल रही है, एकदम शानदार तरीके से। पूरे सीटेट के 60 नंबर की तैयारी हो रही है, पूरे सीटेट के 60 मार्क्स की आपकी तैयारी हो रही है एकदम बेहतर तरीके से, है? तो अपने दोस्तों को भी रिकमेंड किया करो भाई, आपके जो दोस्त वगैरह सीटेट वगैरह पढ़ रहे हैं, कि केवल 199 रुपए में अनुपम सर के SST स्पेशल बैच को ले लीजिए सीटेट के लिए। बहरहाल आगे चलते हैं। तो 106वां हो गया, ध्यान रखना। तो 33% सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं, और लेकिन कह रहा है कि अंतिम निर्णय नहीं आया, मतलब इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी तो सीटें बढ़ेंगी, और सीटें बढ़ेंगी तो बैठेंगी कैसे फिर सीटें? तो ये तो 545 ही हैं लोकसभा में, उनको बढ़ा करके आगे करने का प्लान है 850 के आसपास। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात समझ में आ गया, जब भी कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द मेंबर, सदस्य की एक जमानत राशि होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे ऐड कर दिए, इस बात ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और वैसे भी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर कोई भी लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ रहा है, तो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ेगा तो उसे, अगर वो जनरल कैटेगरी का या ओबीसी कैटेगरी का, जनरल और ओबीसी कैटेगरी का अगर है, तो उसको 25,000 रुपए जमानत राशि देनी पड़ेगी। 25,000 रुपए इलेक्शन कमीशन को देने पड़ेंगे भैया जमानत राशि। और अगर SC ST का है तो 12,500 रुपए। 12,500 रुपए, तो कितना फायदा है SC ST का होना आज के जमाने में, कितना फायदा है। कभी कभी तो जनरल होने का बड़ा दुर्भाग्य सा भी महसूस होता है कि जनरल में हो गए तो हर चीज में, मतलब मानते हैं कि कुछ समय पहले SC ST वाले लोगों को उतना समाज में बराबरी का हक नहीं मिलता था किसी समय पर, बट आज तो सारी चीजें बराबरी हैं, हर चीज में SC ST के लोगों को फायदा है। फिर भी SC ST के लोग समाज को हीनता के भाव से देखते हैं।
SC ST के लोग आज भी आप देखो आपके घर गांव आस पड़ोस में होंगे, वो हीनता के भाव से अपने आप को देखेंगे। क्यों देखना जी, संविधान आपको बराबर का दर्जा दे रहा है, आप बराबर रहिए, पढ़ाई लिखाई करके और आगे पहुंचिए, आपको हर चीज में मिल रहा है। एग्जाम में तो आपको कम मेरिट पे आप जा रहे हो, जहां पे जनरल वाले को 10,000 खर्च होंगे, आपके वहां पे 8,000 खर्च होंगे, 7,000 खर्च होंगे। पैसे में भी, नौकरी में भी, पढ़ाई लिखाई में, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज चुनाव इलेक्शन हर जगह पर आपको छूट मिल रही है। तब तो समाज में अब आगे आइए महाराज। अब कब तक पीछे बैठे रहोगे, दबे कुचले बने रहोगे, कब तक अपने आप को दलित कहते फिरोगे? इसी बात पे मुझे गुस्सा आती है, चंद्रशेखर आजाद जो पार्टी वाला का, या जितने भी ये जो शेड्यूल कास्ट SC ST कैटेगरी की जो पार्टीज हैं, वो SC ST के लोगों को दबाए फिर रही हैं। आज भी उनको वही, हम तो दलित हैं, हम तो दलित हैं, हम तो नीची जाति के, हम तो नीची जाति के। अरे काय के नीची जाति के हो, काय के दलित हो भैया, आगे बढ़ो ना। संविधान आपको मौका दे रहा है, सरकार आपको मौका दे रही है भैया, है छूट आपको मिल रही है, परीक्षा में कम नंबर पे आपको नौकरी मिल रही है, कहीं पर भी पैसे जमा करने की बात आ रही है तो वहां पर भी आपको कम मिल रहा है। तो आगे बढ़िए ना महाराज, नेताओं के चक्कर से बाहर निकलिए, क्योंकि अगर आप नेताओं के चक्कर से बाहर निकल जाओगे तो नेताओं की दाल रोटी के बंद हो जाएगी फिर। इसलिए तो ये दलित दलित नीची जाति करते फिरते हैं, है ना। चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे, ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, 1/3 ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट 450 इट इज लेस देन 1/6 ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। कुल वैध मतों का 1/6 से कम पाए जाने पर जमानत राशि क्या हो जाएगी, ध्यान रखना भैया, जब्त हो जाएगी। ध्यान रखना, मान लो उसकी विधानसभा में मान लेते हैं टोटल, ध्यान रखना 100 वोट पड़े, तो 100 का 1/6 मान लीजिए, मान लीजिए 600 मान लेते हैं, है ना, कैलकुलेशन के लिए 600 वोट पड़े, तो 1/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कम से कम इस सदस्य को ध्यान रखना भैया 100 वोट मिलना चाहिए। अगर 100 वोट नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, 5 years होता है द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ 5 years। टेम्पररी हाउसेस सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन भी बोलते हैं, क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव होता है, ध्यान रखना भी। ठीक है, अच्छी बात है। लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उसको प्रश्नकाल कहते हैं। इन द लोकसभा फ्रॉम 11 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन आवर एंड 12 to 1 0 आवर एंड 12 से 1 बजे का काल जो शून्यकाल होता है। इंपॉर्टेंट बात याद रखना भैया। तो लोकसभा में अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में 11 बजे से 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य का प्रश्नकाल कहते हैं, जिसमें सभी लोग प्रश्न कर सकते हैं, चाहे वो सरकार में वो भी, चाहे वो सरकार में वो भी नहीं, सारे लोग क्या कर सकते हैं भैया, तो सारे लोग क्या कर सकते हैं भैया, यहां पे अपना प्रश्न कर सकते हैं, ध्यान रखना भैया। ठीक है, अच्छा आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया। वेतन 50,000 रुपए शामिल होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे वेतन भत्ते वगैरह होते हैं। लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है, लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है, सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है और तब राष्ट्रगान बजाया जाता है ना, नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक बजाया जाता है, जबकि समाप्ति का कोई समय नियत नहीं है, लेकिन राष्ट्रगीत के साथ समाप्ति होनी चाहिए। शुरुआत कार्रवाई की लोकसभा में 11 बजे होगी, लेकिन कब खत्म होगी इसका कोई समय नियत नहीं है, लेकिन जब खत्म होगी तब राष्ट्रगीत बजेगा, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज सीताराम, ये गाया जाएगा, और जब स्टार्ट होगी तब राष्ट्रगीत के साथ होगी, राष्ट्रगान के साथ होगी। लोकसभा में फॉर कोरम इट इज नेसेसरी टू हैव 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स। कोरम या गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। जैसे लोकसभा में टोटल सीट कितनी है, 545 है, 545 का 1/10 कितना हो गया, 54.5 हो गया। आधा आदमी तो मानेंगे नहीं, तो कम से कम 55 सदस्य लोकसभा में होने चाहिए। लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य होने चाहिए। इसको हम कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं, कोरम या गणपूर्ति कहते हैं, मतलब कार्यवाही शुरू करने के लिए कि लोकसभा की अगर कार्यवाही शुरू की जा रही है, लोकसभा की अगर कार्यवाही अगर शुरू की जा रही है तो कार्यवाही के लिए 55 सदस्य होना जरूरी है। इसको गणपूर्ति या कोरम कहते हैं, ध्यान रखना भी है। ठीक है, चलो धन विधेयक के बारे में अगर बात करेंगे कि भैया धन विधेयक, तो धन विधेयक के बारे में बात करेंगे, मनी बिल के बारे में बात करेंगे, या वित्त विधेयक के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस बिल के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, राज्यसभा कैन स्टॉप देम ओनली 14 डेज। तो जितने भी ये सवाल पूछा जाता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं और राज्यसभा उन्हें रोक नहीं सकती। अगर रोकेगी तो केवल 14 दिन तक रोकेगी, 14 दिन के बाद खुद ब खुद क्या हो जाएंगे भैया, पारित हो जाएंगे, याद रखना भैया। ठीक है, अच्छी बात है। लोकसभा में सरकार होती है और लोकसभा में क्या होते हैं, सदन बैठते हैं, लोकसभा में सदन होते हैं। जैसे अभी कौन सा सदन चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है, याद रखना भैया, अभी मानसून सदन चल रहा है। कौन सा भैया, अभी मानसून सदन चल रहा है। कौन सा सदन चल रहा है, अभी मानसून सदन चल रहा है। किन्हीं भी दो सदनों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होगा। देयर विल नॉट बी मोर देन 6 month टाइम बिटवीन एनी 2 हाउसेस। किन्हीं भी दो सदनों के बीच, याद रखना भैया, अधिकतम कितना होगा भैया,
6 महीने का समय नहीं होगा। जिस अभी कौन सा चल रहा है, जुलाई से अगस्त तक मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आंसू गैस होले जा रहे हैं। नवंबर से दिसंबर के भी शीतकालीन सत्रों का ध्यान रखना भैया, है ना। विंटर सेशन हो जाएगा, फिर फरवरी से मई के बीच में क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन सत्र हो जाएगा, बजट सत्र हो जाएगा। ध्यान रखना 3 सत्र होते हैं, इन बातों को भी याद रखना कब कब होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ क्या सर समझ में आ रहा है। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। अब दो लोकसभा का काम क्या होगा, मैंने आपको क्या होता है, लोकसभा का काम क्या होगा भाई, जब लोकसभा में सरकार बन जाएगी, आधे से अधिक सीट मिल जाएंगी, तो यही क्या कहलाएंगे, इन्हीं को तो हम कहेंगे सरकार। यही क्या भैया, यही तो सरकार का फॉर्मेशन करेंगे। बताओ भैया भाई, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट किसके द्वारा की जाएगी भैया, तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी जो सरकार का जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, यही पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास बहुमत होगा वही तो करेंगी। और अगर वही करेंगी, ध्यान रखना, तो जब ये सरकार चलाएगी तो सरकार का काम क्या होता है, कार्य करना, कार्य करना। तो इसी को हम कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं भैया, कार्यपालिका। कार्यपालिका तो एग्जीक्यूशन जो करेगी, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव जो है ध्यान रखना भैया, कार्यपालिका का गठन कौन करेगी भैया, सरकार काम करेगी, काम करने के लिए कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। इलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा। द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु वर्क टुगेदर टू इंप्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट में लॉज बना, जैसे अभी पार्लियामेंट में हमारे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कौन करेगी, सरकार ही तो लेकर के आएगी, कोई कानून पारित करेगी तो सरकार कानून पारित करेगी, मतलब कार्यपालिका के द्वारा वो काम होगा, जहां पर ये सारे लोग मिलकर काम करेंगे। अब कार्यपालिका का चुनाव करेंगे तो इसमें अलग अलग तरीके से काम होगा, ध्यान रखना। यानी जितने भी सांसद होंगे, इसमें कुछ सांसद होंगे, अब कुछ सांसदों को, कुछ सांसद मंत्री बनाए जाते हैं, मिनिस्टर बनाए जाएंगे। आपको पता है टोटल लोकसभा के 15% सांसद ही मंत्री बन सकते हैं। वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, मुख्य मंत्रालय दिए जाएंगे। जो मुख्य मंत्री होंगे उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। कभी नाम सुना ना, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं, एक तो मंत्री हो जाएंगे, सामान्य मंत्री। मान लीजिए जैसे कोई नॉर्मल मंत्रालय, मान लीजिए पर्यावरण मंत्रालय, या जैसे मान लीजिए संस्कृति मंत्रालय, तो अभी संस्कृति मंत्रालय जो कल्चरल चीजों को देखता है, संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हमारे कौन है अभी, आपको पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, ध्यान रखना, उनको पता भी नहीं होगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है बस। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो ये बहुत मुख्य मंत्रालय नहीं है, मतलब मेन मंत्रालय नहीं मानते, तो ये केंद्रीय मंत्री तो कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, ये सेंट्रल मिनिस्टर कहलाएंगे, ये सेंट्रल मिनिस्टर कहलाएंगे, केंद्रीय मंत्री कहलाएंगे। लेकिन एक होता है ना कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री कौन है, जो मुख्य मंत्रालय, जैसे होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय। ये 4 मंत्रालयों को जो है मुख्य मंत्रालय मानते हैं। 1-2 और मंत्रालय हो जाएगा, तो ये और इनके साथ में क्या मुख्य क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये मिलके क्या बनाते हैं भैया, कैबिनेट मंत्रालय होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो यही सब लोग मिलकर के डिसीजन करते हैं, कोई दिक्कत। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। भाई लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होगी उस रूलिंग पार्टी का मुखिया जो होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 273 सीटें चाहिए थी, अब एनडीए गठबंधन हुआ तो उसमें सरकार बनी, तो उसका मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी चेहरा है, तो बस वो क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यों का जिम्मा संभालते हैं। द प्राइम मिनिस्टर चूज मिनिस्टर फ्रॉम अमोंग द एमपीज, जितने भी एमपी चुन के हैं उनमें से कुछ को मंत्री बनाया जाता है, ऑफ हिज पार्टी, हु इंप्लीमेंटेड द डिसीजन टुगेदर विद द प्राइम मिनिस्टर। दीज मिनिस्टर हैंडल वेरियस गवर्नमेंट फंक्शंस लाइक हेल्थ, एजुकेशन एंड फाइनेंस। राइट, क्लियर है, बोलो। बहुत डिटेल की चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत मैं चाहता तो बहुत आसान कर देता है इसको, जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतना ही पढ़ा देता है ना, जितना एनसीईआरटी में दे रखा उतना मैं आपको पढ़ा देता। लेकिन थोड़ा और स्पेशल होना चाहिए ना, क्योंकि एसएसटी अगर आपने स्पेशल बैच लिया है तो ऐसा नहीं कि केवल सीटेट के लिए, आपको बाकी की चीजों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, समझ रहे हो भैया।
क्लियर है? चलो आगे चलेंगे भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब यही सारे मंत्रालय संभालते हैं। तो जैसे आपने एक सेंट्रल सेक्रेटरीट वर्ड सुना होगा, सेंट्रल सेक्रेटरीट वर्ड सुना होगा, केंद्रीय सचिवालय सुना होगा। तो सचिवालय मतलब जहां सचिव बैठेगा। सचिव कौन होगा? हर एक मंत्रालय के मुख्यमंत्री का एक सचिव होता है, तो उसको केंद्रीय सचिवालय कहते हैं। तो दो सदन आप देख रहे हो यहां पे, ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक देख रहे हो। तो संसद में भी अगर आप देखोगे तो केंद्रीय सचिवालय की दो मुख्य इमारतें होती हैं, ध्यान रखना। दीज आर टू मेन बिल्डिंग्स। अगर आप दिल्ली में जाओगे, नॉर्थ दिल्ली में, तो आप देखोगे इनमें से एक का नाम होता है साउथ ब्लॉक और दूसरी का नाम होता है नॉर्थ ब्लॉक। दो बिल्डिंग्स हैं। इनका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। बाईं और साउथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें प्रधानमंत्री का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के दफ्तर हैं। दाईं और नॉर्थ ब्लॉक है जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। अलग अलग मंत्रालय अन्य अलग अलग इमारतों में स्थित हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मंत्रालय होते हैं जिसमें आप देखोगे रक्षा मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है। तो ध्यान रखना, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास रहते हैं, ध्यान रखना। तो ये कहां पर रहेंगे? ध्यान रखना, ये जो है ध्यान रखना भैया साउथ ब्लॉक में रहेंगे। और नॉर्थ ब्लॉक में कौन रहेंगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक में रहेंगे। ये कैबिनेट मंत्री भी हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अच्छी बात, ध्यान रखना। अब शुरू होगा राज्यसभा। और अब हिम्मत नहीं है क्योंकि मैं सुबह से बहुत सारी क्लास ले चुका हूं। आज मुझे लगता था कि आज मैं पूरा सदन आपको करा दूंगा, लेकिन आज केवल हम लोग लोकसभा ही कर लेते हैं। अभी हमें पूरा राज्यसभा बाकी है। पूरा राज्यसभा के बाद फिर और कुछ बाकी है, फिर थोड़ा सा फिर संसद के तीसरा संसद के कानून है बहुत सारे, जैसे घरेलू हिंसा निषेध कानून, शिक्षा का अधिकार कानून, सूचना का अधिकार, रोजगार गारंटी वाला, घरेलू हिंसा वाला, मारपीट वाला वो कानून वगैरह, और भी दो चार चीजें हैं। उनको फिर मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा भैया? उनको मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इतना सारी चीजें मैंने आज आपको पढ़ाई हैं। तो भैया आज के लिए इतना ही है। ये क्लास हम कल फिर रख लेंगे इसी टाइम पे, ठीक है। 7 बजे का समय बिल्कुल ठीक है। तो कल शाम को 7 बजे पेड कोर्स में आपकी यही क्लास रहेगी, ध्यान रखना। और अभी भी 40 दिन का 35-40 दिन का समय बचा है। जो बच्चे पेड कोर्स लिए वो निश्चिंत रहो, पूरा कोर्स आपका मैं 15-20 अगस्त तक खत्म कर दूंगा। अब बचा ही क्या, बहुत कम बचा है ना। अच्छा, उसके अलावा आप अपने दोस्तों को रिकमेंड किया करो प्लीज कि भैया हमारी जो एप्लीकेशन आप हमारी टी शर्ट्स के पीछे भी देख रहे हो, क्लास जोन प्रिपरेशन एप्लीकेशन है भैया, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें बच्चे, और 199 रुपए पेमेंट करके SST स्पेशल कोर्स से जुड़ें और अच्छे से पढ़ाई कर लें। ठीक है, नमस्ते नमस्कार। आज के सेशन को यहीं पर करेंगे, ध्यान रखना भैया। और कल शाम को 7 बजे फिर से क्लास होगी जिसमें बचा कुछ आपका पूरा का पूरा टॉपिक आपका ये हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, नंबर भी बता सकते हो जो मतलब जो एप्लीकेशन वाले बच्चे, जो यूट्यूब वाले बच्चे, वो इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 8755238500। ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पे बच्चे कॉल करके मात्र 199 रुपए, मात्र 199 रुपए में SST स्पेशल कोर्स ले सकते हैं। SST स्पेशल कोर्स, और ये SST स्पेशल कोर्स किस चीज का? CTET का। CTET का SST स्पेशल कोर्स ले सकते हैं जो आपके पेपर में 60 मार्क्स का आता है। जो आपके पेपर में कितने नंबर का आएगा? आपके पेपर में 60 मार्क्स का आएगा। तो उसको आप वहां पे ले सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम उनको आप बता दीजिएगा, क्लास जोन, CLASSZONE, क्लास जोन प्रिपरेशन है, PREPARATION प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लें। और जैसे डाउनलोड करेंगे वहां पे जाकर के अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं पेड कोर्स में जाके। नहीं कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पे कॉल कर लें कि भैया हमको SST का कोर्स चाहिए अनुपम सर का 199 का। ठीक है भैया, चलो नमस्ते नमस्कार।